नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे। दोस्तों, आज हम अमेरिकी कांग्रेस के दोनों सदनों के बारे में चर्चा करने वाले हैं कि उनकी रचना कैसे होती है, उनका निर्वाचन कैसे होता है तथा उनकी क्या-क्या शक्तियाँ हैं। चूँकि फिलाडेल्फिया सम्मेलन के जो सदस्य थे, अमेरिका में द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका के पक्षधर थे, अतः उनके यहाँ जो व्यवस्थापिका कांग्रेस है उसके दो सदन हैं। सीनेट उस पहला व उच्च सदन है तथा दूसरा निम्न सदन प्रतिनिधि सभा है। इस प्रकार सीनेट और प्रतिनिधि सभा अमेरिकी कांग्रेस के दो सदन हैं। ठीक वैसे ही जैसे हमारे भारत में भी संसद के दो सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा। तो चलिए एक एक करके इन दोनों सदनों के बारे में देखते हैं। सीनेट, अमेरिकी कांग्रेस का द्वितीय सदन सीनेट जो है वह सभी इकाइयों को प्रतिनिधित्व देता है और अमेरिकी संघ की प्रत्येक इकाई के द्वारा सीनेट में अपने दो सदस्य भेजे जाते हैं। सीनेट में किसी भी राज्य को उसकी इच्छा के बिना वंचित नहीं किया जा सकता है, ये इसकी प्रमुख विशेषताओं में आता है। प्रारंभ में जब यूएसए का निर्माण हुआ था तब उस समय 13 राज्य थे और इस प्रकार 13 राज्यों से दो प्रतिनिधि सीनेट में भेजे जाते थे। उस समय सीनेट के सदस्यों की संख्या 26 थी, परंतु चूंकि अब अमेरिकी संघ में 50 राज्य हो गए हैं, अतः सीनेट के सदस्यों की संख्या भी 26 से बढ़ के अब 100 हो गई है। सीनेट सदस्यों की योग्यता के बारे में देखें तो जो व्यक्ति सीनेट की सदस्यता के लिए उम्मीदवार होने चाहते हैं, उनमें निम्न योग्यताएं होनी चाहिए। पहला, कि वह 30 वर्ष की आयु पूर्ण कर लिए हों, वह उस राज्य के निवासी हों जिसका प्रतिनिधित्व वह सीनेट में करना चाहता है, तथा तीसरा, वह कम से कम 9 वर्ष से संयुक्त राज्य अमेरिका में निवास करता हो। अब सदस्यों के चुनाव के संबंध में देखते हैं। चूंकि प्रारंभ में सीनेट सदस्यों के निर्वाचन हेतु अप्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति को अपनाया गया था, परंतु यह पद्धति जो है सफल नहीं हुई क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार देखने को मिला। अतः 1912 में संविधान में 17वां संशोधन प्रस्तावित किया गया और जिसका उद्देश्य था कि सीनेट के सदस्यों का चुनाव जो है सीधे जनता के द्वारा किया जाए। यह संशोधन 1913 में पारित हुआ और तभी से वहाँ के सीनेट सदस्यों की निर्वाचन जो है वह प्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा किया जाता है। इसके परिणाम स्वरूप सीनेट का महत्व जो है वह बढ़ गया है और अब यह भी जनता की वैसी ही प्रतिनिधि बन गई है जिस प्रकार प्रतिनिधि सभा है। इनका कार्यकाल देख लेते हैं तो सीनेट के सदस्यों का कार्यकाल जो है हम लोग के राज्यसभा के सदस्यों के कार्यकाल के समान ही वहाँ पे भी 6 वर्ष ही है और प्रत्येक 2 वर्ष के बाद 1/3 सदस्य अवकाश ग्रहण करते हैं और उनके स्थान पे नवीन सदस्यों का निर्वाचन किया जाता है। अब सीनेट के सदस्यों की शक्ति और कार्य देख लेते हैं। तो पहली उनके कार्य है कानून निर्माण संबंधी कार्य। सीनेट अमेरिकी कांग्रेस का द्वितीय सदन है और सामान्यतः ऐसा देखा जाता है कि जितने भी प्रजातंत्रात्मक देश हैं वहाँ पे व्यवस्थापिका का जो दूसरा सदन होता है उसे कानून निर्माण में गौण स्थिति प्राप्त होती है, मतलब उतना महत्व नहीं दिया जाता है जितना कि उसके जो प्रथम सदन है उसको मिलता है। लेकिन अमेरिकी सीनेट जो है वह अन्य देशों के प्रजातंत्रात्मक देशों में जो व्यवस्थापिका का द्वितीय सदन है उससे उसकी स्थिति जो है थोड़ी उच्च है। साधारण विधेयक के संबंध में सीनेट को प्रतिनिधि सभा के समान ही शक्ति प्राप्त है। साधारण विधेयक जो है दोनों सदनों में से किसी भी सदन में प्रस्तावित किए जाते हैं और वे तब तक पारित नहीं समझे जाते हैं जब तक कि वे दोनों सदन उन्हें स्वीकार न कर ले। अतः साधारण विधेयकों के संबंध में प्रतिनिधि सभा और सीनेट दोनों को समान शक्तियां प्राप्त हैं। संविधान संशोधन विधेयक के संबंध में भी दोनों की स्थिति पूर्णतया लगभग समान ही है।
संवैधानिक संशोधन विधेयक जो होगा दोनों में से किसी भी सदन में प्रस्तावित किया जा सकता है और ऐसा प्रत्येक विधेयक पारित समझे जाने के लिए आवश्यक होता है कि उसे दोनों सदन जो हैं अपने 2/3 बहुमत से पारित करें। यदि 2/3 बहुमत से दोनों सदन पारित करेंगे तभी संविधान में संशोधन कार्य किया जा सकता है। लेकिन वित्तीय विधेयक के संबंध में थोड़ी सीनेट की स्थिति जो है प्रतिनिधि सभा से कम है या निम्न है। अगर देखा जाए तो वित्तीय विधेयक जो होता है केवल प्रतिनिधि सभा में ही प्रस्तावित किया जाता है अतः इसकी स्थिति जो है सीनेट की वित्तीय विधेयकों के संबंध में थोड़ी प्रतिनिधि सभा से कम है। इसकी अगली शक्ति है कार्यपालिका संबंधी शक्ति। कार्यपालिका क्षेत्र में इसकी शक्तियां जो हैं प्रतिनिधि सभा से अधिक हैं। कार्यपालिका के क्षेत्र में उसको निम्न 3 शक्तियां प्राप्त हैं। पहला है नियुक्ति जो होती है राष्ट्रपति के द्वारा उसके पुष्टिकरण से संबंधित शक्ति, दूसरा है संधियों के विषय से संबंधित शक्ति और तीसरा है युद्ध की घोषणा से संबंधित शक्ति। राष्ट्रपति जो भी नियुक्ति करते हैं वह वैध है कि नहीं ये सब जो है सीनेट के द्वारा अपने साधारण बहुमत से उन्हें स्वीकृति प्रदान की जाती है। दूसरा संधियों के विषय से संबंधित शक्ति में यह है कि राष्ट्रपति जो है वह संधियों की किसी देश के साथ जो महत्वपूर्ण संधियां की गई हैं उसकी भी पुष्टि जो है सीनेट के सदस्य जो हैं अपने 2/3 बहुमत से स्वीकार करते हैं तभी वह संधि जो है स्वीकार्य होती है, अन्यथा वह शक्ति जो है स्वीकार्य नहीं होगी। सीनेट की तीसरी कार्यपालिका शक्ति जो है युद्ध की घोषणा से संबंधित है। संविधान के अनुसार कहा गया है कि युद्ध की घोषणा जो है कांग्रेस के द्वारा ही की जा सकती है। सीनेट अपनी जो प्रथम 2 कार्यपालिका शक्तियां हैं उसकी नियुक्ति के पुष्टिकरण से संबंधित और संधियों के विषय से संबंधित वह अकेले ही करता है, लेकिन इसकी तीसरी शक्ति का प्रयोग जो है उसके द्वारा प्रतिनिधि सभा के साथ मिलकर किया जा सकता है। यानी कि युद्ध की घोषणा जो है केवल सीनेट से नहीं होता है, प्रतिनिधि सभा में का भी उसमें समर्थन आवश्यक होता है। इसकी अगली शक्ति है अन्वेषण की शक्ति। सीनेट की एक अन्य महत्वपूर्ण शक्ति जो है अन्वेषण यानी जांच की शक्ति है। सीनेट ने अपनी इस शक्ति के आधार पर अनेक बार प्रशासनिक विभागों के कार्यों की व्यापक जांच भी की है और सीनेट के अन्वेषणों को इस आधार पर उचित भी ठहराया जाता है कि शक्ति विभाजन के सिद्धांत के आधार पर संवैधानिक व्यवस्था में जो प्रशासनिक भ्रष्टाचार है उसको प्रकाश में लाने का यह एक अच्छा माध्यम है। इसकी अगली शक्ति है न्यायिक शक्ति। सीनेट को न्यायिक शक्तियां भी प्राप्त हैं जिनमें सबसे प्रमुख उसकी महाभियोग की जांच का अधिकार है। महाभियोग की जो सुनवाई होती है वह सीनेट में होती है और वही उस पर अपना निर्णय देता है। जितने भी प्रतिनिधि सभा में जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सैनिक अधिकारी या जो न्यायाधीशों पर देशद्रोह, भ्रष्टाचार या अन्य गंभीर अपराध के लिए महाभियोग लगाया जाता है उसकी सुनवाई जो है सीनेट में होती है और वही उस पर अपना निर्णय देता है। महाभियोग की वह सुनवाई करते समय न्यायिक प्रक्रिया के जो सभी कार्य होते हैं जैसे आदेश जारी करना, गवाहों को बुलाना, उन्हें शपथ दिलाना इत्यादि कार्य जो है वह सीनेट के सदस्यों के द्वारा ही किया जाता है। अतः न्यायिक शक्ति भी उसकी अत्यंत व्यापक है। अब हम आते हैं अमेरिकी कांग्रेस के जो निम्न सदन है प्रतिनिधि सभा उस पे। प्रतिनिधि सभा जो है अमेरिकी कांग्रेस के दोनों ही सदन जो हैं जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं, लेकिन कांग्रेस का जो लोकप्रिय सदन है वह प्रतिनिधि सभा ही है। इसका कारण यह है कि यह जनसंख्या के आधार पर यहाँ पे जो जनसंख्या के आधार पर प्रतिनिधियों का गठन होता है और सीनेट का गठन संघीय आधार पर किया जाता है। इसके अलावा प्रतिनिधि सभा के जो सदस्य हैं इनका कार्यकाल चूंकि 2 वर्ष का होता है अतः इसमें नव निर्वाचन हरदम प्रत्येक 2 वर्ष के पश्चात होता रहता है। तो ये जो सदन है वह जनता से बहुत अच्छी तरीके से जुड़ा हुआ रहता है जिसकी वजह से इसे लोकप्रिय सदन भी कहा जाता है, जैसे हम लोग के यहाँ लोकसभा है। इसके सदस्यों के लिए योग्यताएं देखें तो इसके प्रथम योग्यता है कि वही व्यक्ति प्रतिनिधि सभा के सदस्य चुने जाने योग्य है जो 25 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, वह कम से कम 7 वर्ष से उस यूएसए का नागरिक हो और इस संबंध में उसका जन्मजात नागरिक होना आवश्यक नहीं है। वह यूएसए में कोई नागरिक या सैनिक पदाधिकारी न हो। इसके अलावा वह उस राज्य का निवासी होना चाहिए जिस राज्य से वह प्रतिनिधि सभा का चुनाव लड़ना चाहता है।
अब प्रतिनिधि सभा के चुनाव के बारे में देखें तो प्रतिनिधि सभा के सदस्य जो होते हैं भारतीय लोकसभा की भांति ही वयस्क मताधिकार के आधार पर एकल सदस्य चुनाव क्षेत्र प्रणाली द्वारा चुने जाते हैं। इसकी शक्ति और कार्य देखते हैं। इसकी पहली शक्ति है विधायी शक्ति। विधायी शक्तियों में संविधान के अनुसार कांग्रेस को जो सभी संघीय विषय प्रदान किए गए हैं उस पर कानून निर्माण की शक्ति जो है प्रतिनिधि सभा को भी प्रदान की गई है। इस संबंध में उसके द्वारा संविधान में जो उल्लिखित विषय हैं और इसके अतिरिक्त जो अंतर्निहित विषय हैं उन सभी पर कानून निर्माण का कार्य जो है प्रतिनिधि सभा करती है। चूंकि कानून निर्माण के संबंध में दोनों सदनों को समान शक्तियां प्राप्त है जैसा कि मैंने अभी बोला, लेकिन संविधान संशोधन क्या कहते हैं वित्तीय विधेयक जो है वह केवल ये प्रतिनिधि सभा में ही प्रस्तुत किया जाता है। इसकी अगली शक्ति है संवैधानिक संशोधन की शक्ति। अमेरिकी कांग्रेस के दोनों सदन अपने द्वारा 2/3 बहुमत से ही प्रस्ताव पारित करके संविधान में संशोधन का प्रस्ताव जो है पारित कर संविधान संशोधन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हैं। इनकी अगली शक्ति है कार्यपालिका से संबंधित शक्ति। कार्यपालिका क्षेत्र में प्रतिनिधि सभा को 2 शक्तियां प्राप्त है। प्रतिनिधि सभा जो है सीनेट के साथ मिलकर युद्ध की घोषणा करती है। इसके अलावा वह अपनी अस्थायी तथा विशेष समितियों के द्वारा संघीय सरकारों के प्रशासन और उनकी न्यायपालिका के कार्यों की जांच करती है। इनकी अगली शक्ति है राष्ट्रपति को निर्वाचित करने की शक्ति। राष्ट्रपति का जो चुनाव है निर्वाचक मंडल के द्वारा किया जाता है, परंतु यदि किसी भी उम्मीदवार को निर्वाचक मंडल का पूर्ण बहुमत प्राप्त नहीं होता है तो प्रतिनिधि सभा जो है प्रथम 3 प्रत्याशी जो अधिक बहुमत प्राप्त किए हैं उनमें से ही किसी एक को राष्ट्रपति निर्वाचित करती है। इनकी अगली शक्ति है न्यायिक शक्तियां। न्यायिक शक्तियों के अंतर्गत प्रतिनिधि सभा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति एवं जो अन्य संघीय अधिकारियों के विरुद्ध महाभियोग का प्रस्ताव पारित करती है, जिसे सीनेट द्वारा निश्चित प्रक्रिया के आधार पर स्वीकार कर लिए जाने पर संबंधित अधिकारी जो होते हैं वह पदच्युत हो जाते हैं। अतः न्यायिक शक्तियां जो है प्रतिनिधि सभा की व्यापक है। इसका अंतिम निर्णय सीनेट के द्वारा किया जाता है कि किसी भी व्यक्ति राष्ट्रपति है या उपराष्ट्रपति है या कोई अधिकारी हैं उन पे जो महाभियोग का प्रस्ताव प्रतिनिधि सभा के द्वारा लगाया गया है वह सत्य है या नहीं यह प्रमाणित करने का कार्य जो है सीनेट करती है। लेकिन ये महाभियोग प्रस्ताव जो है ये दोनों सदनों के द्वारा लाया जा सकता है, परंतु अधिकतर देखा जाता है कि प्रतिनिधि सभा के द्वारा ही महाभियोग का प्रस्ताव लाया जाता है। अतः आज का वीडियो हम यहीं पे समाप्त करना चाहेंगे क्योंकि हमारी प्रतिनिधि सभा और सीनेट के संबंध में जो भी टॉपिक्स थे वो मैंने सब क्लियर कर दिए हैं। थैंक यू दोस्तों। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक करें तथा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा और अपने साथी दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।